नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विजय रथ हिंदी एकेडमी पर। हम लोग देख रहे थे यूजीसी नेट का यूनिट 10। और एक बात और आपसे कहना चाहेंगे कि ये टॉपिक जो है वो सबसे कठिन टॉपिक माना जाता है। प्रत्येक विद्यार्थी वो चाहे कोई भी हो, तो जो सबसे ज़्यादा कठिन है वही टॉपिक हम सबसे पहले देख रहे हैं। ये आप मान के चलिए कि आप सबसे हार्ड टॉपिक को इस समय कवर कर रहे हैं, जिसमें से लगभग कुछ चीज़ें हम कवर कर चुके हैं और थोड़ी चीज़ें और बची हुई है ना। तो कल हम देख चुके हैं काव्य गुण के बारे में। आज की जो हमारी क्लास है वो होगी हमारी काव्य दोष के बारे में। तो आइए बढ़ते हैं और देखते हैं अपनी क्लास को। काव्य दोष, जैसा कि आप बोर्ड पे भी देख पा रहे होंगे और परिभाषा लिखी ही गई है। काव्य दोष क्या है, आइए हम देखते हैं। काव्य का अपकार करने वाले वे तत्व या काव्य का अपकार करने वाले वे तत्व जिनसे काव्य की रमणीयता कम होती है, काव्य का सौंदर्य नष्ट होता है ना, तथा काव्य सौंदर्य का अवमूल्यन होता है और काव्य की जो शोभा है वो नष्ट होती है। वो क्या होता है, काव्य दोष कहलाता है। काव्य दोष यानी कविता में दोष। दोष क्या है, जिससे कविता का सौंदर्य नष्ट हो जाए, वही है दोष, है ना। किसी पे दोष लगाना, किसी का दोषारोपण करना क्या कहलाता है भाई, किसी के चरित्र पर दाग लगाना। तो सेम चीज यहाँ भी है, जिससे किसी चीज की सौंदर्य नष्ट होती है वो क्या होता है, दोष के अंतर्गत आएगा। सेम उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो कविता के अंतर्गत दोष क्या है, तो जिससे हमारे काव्य की शोभा नष्ट हो, वो क्या है, काव्य दोष है। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि विभिन्न विद्वानों के अनुसार क्या क्या किसके किसके मत रहे हैं। दोष के बारे में भी सबने अलग अलग तरीके से कहा है। जैसा कि इसके पहले भी हम गुण के वाली क्लास में भी हम देख चुके हैं, भरत मुनि ने क्या कहा था, गुण जो है वो दोष का विपर्यय होता है। वामन ने क्या कहा था, वामन ने जस्ट उल्टा उनका खंडन किया था कि दोष जो है वो गुण के विपरीत होता है, ना कि गुण दोष के विपरीत होता है ना। भरत मुनि के मत का खंडन करते हैं वामन। तो इसी प्रकार से देखते हैं और ये चीजें हमको यहाँ भी देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि गुण में भी वही है। जब हम काव्य गुण पढ़ रहे थे तो ये दोनों परिभाषाएं और ये दोष में भी है भाई, गुण और दोष एक दूसरे के विपरीत ही है। बाकी कुछ और विद्वान है, देखेंगे हम सब। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं काव्य दोष के बारे में। काव्य का अपकार करने वाले वे तत्व जिनसे काव्य की रमणीयता कम होती है, काव्य सौंदर्य का अवमूल्यन होता है तथा काव्य की शोभा नष्ट होती है, उसे क्या कहेंगे हम, काव्य दोष कहेंगे। ठीक। काव्य दोष के बारे में आगे आप नोट करेंगे, लक्षण और स्वरूप के आधार पर। लक्षण और स्वरूप के आधार पर लक्षण और स्वरूप के आधार पर दोष के संबंध में आचार्यों की दो विचारधाराएं हमें देखने को मिलती हैं। लक्षण और स्वरूप के आधार पर दोष के संबंध में दोष के संबंध में आचार्यों की दो विचारधाराएं हमें देखने को मिलती हैं। दो विचारधाराएं हमें देखने को मिलती हैं, हमें देखने को मिलती हैं। अभी ये दो विचारधाराएं कौन सी हैं, हम ये देखेंगे। एक विचारधारा जो भरत मुनि से स्टार्ट होती है, जिसका संबंध दोष का संबंध जिसमें गुण से स्थापित किया जाता है ना, जो भरत मुनि से लेकर वामन तक चलती है। दूसरी विचारधारा में हम देखेंगे आनंदवर्धन के बारे में, जिसपे हम कल भी चर्चा कर चुके थे काव्य गुण वाली क्लास में, क्योंकि वो रस को लेके चलते हैं ना। रस काव्य का धर्म है या उसका गुण है, ऐसा कुछ। तो पहली विचारधारा वो है और दूसरी विचारधारा ये है। तो लक्षण और स्वरूप के आधार पर दोष के संबंध में आचार्यों की कितनी विचारधाराएं हमें देखने को मिलती हैं, दो विचारधाराएं। पहली विचारधारा हम देखेंगे नंबर 1, अगले पेज पे हम देखते हैं।
हम देखेंगे पहली विचारधारा। पहली विचारधारा, पहली विचारधारा क्या है ये हम देखेंगे। इसमें दोष का संबंध गुण से स्थापित किया गया है। पहली विचारधारा में इसमें दोष का संबंध गुण से स्थापित किया गया है। किससे स्थापित किया है? गुण से। गुण से स्थापित किया गया है। आगे देखेंगे। और दोष के विपरीत, यहाँ फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, पूर्ण विराम आगे इसी में लिखेंगे हम। और इसमें दोष का संबंध गुण से स्थापित किया गया और दोष के विपरीत रूप में गुण को, यानी दोष के विपर्यय के रूप में गुण को, तो इसे लिखेंगे दोष के विपरीत रूप में गुण को तथा गुण के विपरीत रूप में दोष को माना गया है। गुण के विपरीत रूप में दोष को माना गया है। दोष को माना गया है। और दोनों मान्यताओं से आपको रूबरू करा चुका हूं मैं कि किसने गुण को दोष के विपरीत माना है और किसने दोष को गुण के विपरीत माना है। ठीक, इसके विपरीत माना गया है। इसके अंतर्गत कौन कौन कभी आते हैं हम ये देख लेंगे। इसके अंतर्गत, इससे आपको क्लियर हो जाएगा इसमें कौन कौन आता है और कहां से कहां तक की धाराएं। इसके अंतर्गत भरत मुनि आते हैं, दंडी आते हैं और वामन आदि आते हैं। भरत मुनि, दंडी, वामन, है ना, ये सारे आचार्य आते हैं। भरत मुनि, दंडी, वामन आदि आचार्य आते हैं। ये हो गई पहली विचारधारा। लक्षण और स्वरूप के आधार पर दोष के संबंध में आचार्यों की कितनी विचारधाराएं मिलती हैं हमें देखने को? दो विचारधाराएं और थी, इस पे हम चर्चा कर चुके हैं। पहली विचारधारा है, इसमें दोष का संबंध किससे स्थापित किया? गुण से स्थापित किया गया है। और दोष के विपरीत रूप में गुण को तथा गुण के विपरीत रूप में दोष को माना गया है। ठीक, ये चीज आप काव्य गुण में भी देख चुके हैं। और इसमें कौन? भरत मुनि, दंडी, वामन आदि आते हैं और भरत मुनि के मान्यताओं का खंडन भी करते हैं वामन। ठीक, ये सारी चीजें देख चुके हैं। बढ़ेंगे हम दूसरी विचारधारा पे। दूसरी विचारधारा क्या है लिखेंगे आप? दूसरी विचारधारा, इसमें दोष का संबंध रस से स्थापित किया गया है। इसमें दोष का जो संबंध है वो किससे स्थापित है? रस से। दोष का संबंध रस से स्थापित किया गया है। स्थापित किया गया है। दोष का संबंध किससे बताया गया है? रस से स्थापित किया गया है। और क्या है इसमें?
तथा रस के उत्कर्ष में आने वाले बाधक तत्वों को दोष कहा गया है। इसमें दोष का संबंध रस से स्थापित किया गया है, ये पूर्ण विराम आप नहीं लगाएंगे। तथा रस के उत्कर्ष में, रस के उत्कर्ष में आने वाले रस के उत्कर्ष में आने वाले बाधक तत्वों को दोष कहा गया। बाधक तत्वों को क्या कहा गया है? दोष कहा गया है। इसके अंतर्गत कौन आता है? नोट करेंगे आप, आनंदवर्धन। इसके अंतर्गत आनंदवर्धन तथा इनके बाद के आचार्य, यानी जो आनंदवर्धन के बाद के आचार्य हैं वो सभी, इसके अंतर्गत आनंदवर्धन तथा इनके बाद के आचार्यों को रखा गया है, या इनके बाद के आचार्य आते हैं, कुछ भी इनके बाद के आचार्यों को रखा गया है। ये था दूसरी विचारधारा। पहली विचारधारा क्या था? गुण से स्थापित किया गया। दूसरी विचारधारा में दोष का संबंध किससे है? रस से स्थापित किया गया। यहाँ किससे स्थापित है? गुण से स्थापित। यहाँ किससे इसका संबंध? रस से स्थापित है ना, दोष का संबंध। ये आप याद रखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि भरत मुनि, दंडी, वामन आदि किस प्रकार से काव्य दोष को परिभाषित करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे, आप हेडिंग डालना चाहें तो डाल लेंगे, आचार्यों के मत या विभिन्न आचार्यों के मत। आचार्यों के मतानुसार नंबर 1 पे हम देखेंगे भरत मुनि को। किसको देखेंगे हम? भरत मुनि को। देखते हैं इनकी काम क्या क्या मान्यताएं रही। सर्वप्रथम काव्य दोष का उल्लेख इन्होंने ही किया था और अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र के 17वें अध्याय में किया था। किसने किया था? भरत मुनि ने किया था। तो नोट करेंगे इसे और देखते हैं क्या है। सर्वप्रथम काव्य दोष का उल्लेख सर्वप्रथम काव्य दोष का उल्लेख भरत मुनि ने अच्छा, भरत मुनि ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है वो हम यही नोट कर लेते हैं ब्रैकेट में। 10 काव्य दोष माने हैं इन्होंने। सर्वप्रथम काव्य दोष का उल्लेख भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में, किसमें? नाट्य शास्त्र, इनके ग्रंथ का नाम है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में किया इन्होंने? 17वें अध्याय। ये आप ब्रैकेट में लिख लेंगे अपने समझने के लिए। 17वें अध्याय नाट्य शास्त्र में किया है। ये हो गया। उम्मीद करता हूं कि नीचे आप लोग
लिख चुके होंगे। भरत मुनि का मत क्या रहा है या इनकी मान्यता क्या रही, देखेंगे हम। नाटक के आश्रय से, नाटक के आश्रय से, नाटक के आश्रय से दोष समझना चाहिए, दोष समझना चाहिए। नाटक के आश्रय से दोष समझना चाहिए तथा इनके विपर्यस्त गुण है, तथा इनके विपर्यस्त, विपर्यस्त मतलब विपरीत, है ना, जो विपर्य का अर्थ था वही विपर्यस्त है। तथा इनके विपर्यस्त गुण है। ठीक, ये मान्यता किसकी है, ये भरत मुनि की मान्यता है। सबसे पहले उल्लेख इन्होंने ही किया काव्य दोष का, नाट्य शास्त्र में किया, और इन्होंने क्या कहा कि नाटक के आश्रय से दोष समझना चाहिए और इनके विपर्यस्त, किसके विपर्यस्त, इनके विपर्यस्त क्या है, गुण है। अच्छा, इसमें एक चीज और आप देख पा रहे होंगे, आश्रय, आश्रय क्या होता है, आश्रय का अर्थ होता है कि वह पात्र जिसके मन में कोई भावना, कोई विचार आदि जगे, वही होता है आश्रय। जैसे कि आप अपने को ले लीजिए, या अगर आप जो है नाटक आदि पढ़े हो तो वहां देख लीजिए, जैसे कि शकुंतला को देखकर दुष्यंत के मन में कोई भाव जगा, है ना, कोई भी भाव जगा, या आप जो है किसी को देखकर बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाए, तो आश्रय कौन हुआ, आप हुए, क्योंकि जो भाव जगा वो किसके मन में जगा, आपके मन में जगा। तो वही हाल वहां, जैसे शकुंतला को देखकर कौन भाव विभोर हुआ, किसके मन में भाव जगा, या जो है दुष्यंत के मन में, तो आश्रय कौन हुआ, दुष्यंत हो गए, है ना। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ कहना है कि नाटक के आश्रय से दोष समझना चाहिए तथा इनके विपरीत गुण है। आगे देखेंगे हम भामा का क्या मत है। नंबर 2 हम देखेंगे भामा के बारे में, इनका क्या मानना है, काव्य में एक पद भी सदोष नहीं होना चाहिए। भामा कहते हैं कि काव्य में एक पद भी, एक पद भी सदोष नहीं होना चाहिए, यानी दोष युक्त नहीं होना चाहिए, दोष के साथ, सदोष नहीं होना चाहिए, है ना। क्योंकि सदोष काव्य क्यों नहीं होना चाहिए, ये भी यही नोट कर लेंगे, क्योंकि सदोष काव्य कुपुत्र के समान निंदाजनक है, कुपुत्र के समान निंदाजनक है, निंदाजनक है। ठीक, सदोष काव्य यानी जो दोष युक्त काव्य होता है उसकी तुलना भामा किसके साथ कर रहे हैं, कुपुत्र के समान कर रहे हैं, है ना। तो आप इतना याद रखेंगे कि काव्य दोष की तुलना या सदोष काव्य की तुलना कुपुत्र से किसने की है, तो भामा ने किया है। आगे देखेंगे हम, काव्य रचना न करना कोई अधर्म, अगली इनकी क्या मान्यता है, ये कहते हैं कि काव्य रचना न कीजिए वो ठीक है, काव्य रचना न करना कोई अधर्म काव्य रचना न करना कोई अधर्मजनक
अहितकारी अथवा दंडनीय कार्य नहीं है। अथवा क्या नहीं है? दंडनीय कार्य नहीं। काव्य रचना न करना कोई अधर्मजनक, अहितकारी अथवा दंडनीय कार्य नहीं है, लेकिन दोषपूर्ण रचना तो साक्षात मृत्यु है। क्या कह रहे हैं कि आप काव्य की रचना मत कीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन दोषयुक्त रचना मत कीजिए, क्योंकि वो क्या है, उसकी तुलना इन्होंने साक्षात मृत्यु से की है। आप ऊपर देख पा रहे होंगे, सदोष युक्त जो काव्य है, दोष युक्त उनकी तुलना एक तरफ कुपुत्र से कर रहे हैं और नीचे कह रहे हैं कि दोषयुक्त काव्य रचना जो है वो साक्षात मृत्यु के समान है। तो कार्य ये क्या है? दंडनीय नहीं, परंतु दोषपूर्ण रचना, परंतु दोषपूर्ण रचना तो साक्षात मृत्यु है। साक्षात मृत्यु है। ये कथन किसका है? ये भामा का है, और भामा के जो महत्वपूर्ण विचार थे वो समाप्त होते हैं। आपको याद क्या रखना है यहाँ पे? ये कि दोषपूर्ण रचना तो साक्षात मृत्यु है, ये किसने कहा है? तो भामा ने कहा है। ठीक, या आप याद रखेंगे कि सदोष काव्य कुपुत्र के समान निंदाजनक है, ये चीज है ना। ये किसने कहा? भामा ने कहा है। बढ़ेंगे आगे हम और देखेंगे दंडी की क्या मान्यता है। नंबर 3 हम देखेंगे दंडी के बारे में। दंडी, इन्होंने क्या कहा? इनका कहना है कि दोष शून्य और गुण अलंकार युक्त वाणी। पहले नोट करेंगे फिर हम समझेंगे। दोष शून्य और गुण अलंकार युक्त वाणी, और गुण अलंकार युक्त वाणी कामधेनु के समान है। कामधेनु के समान है। ठीक, सदोष वाणी कवि की मूर्खता को प्रकट करती है। सदोष वाणी कवि की मूर्खता को प्रकट करती है। कवि की मूर्खता को प्रकट करती है। ये हो गया इनका पहला कथन। इन्होंने क्या कहा? दोष शून्य और गुण अलंकार युक्त वाणी, जिसमें दोष ना हो, दोष रहित हो और गुण तथा अलंकार से युक्त जो वाणी है, उसकी तुलना किससे की है? उसकी समानता किससे बताया इन्होंने? कामधेनु से की है। ठीक, और आगे क्या कह रहे हैं कि सदोष वाणी, दोष युक्त जो वाणी है वो क्या है? कवि की मूर्खता को प्रकट करती है। सिंपल सा है, आपके समझ में वैसे भी आ गया होगा। अगली मान्यता हम इनकी देखेंगे क्या है। गुण काव्य की संपत्ति। दंडी कहते हैं कि गुण क्या है? काव्य की संपत्ति। गुण काव्य की संपत्ति। गुण काव्य की संपत्ति अर्थात सौंदर्य विधायक तत्व, अर्थात सौंदर्य
विधायक तत्व, सौंदर्य विधायक तत्व और दोष, सौंदर्य विधायक तत्व और दोष, उसकी विपत्ति, उसकी विपत्ति अर्थात सौंदर्य विघातक तत्व है, अर्थात सौंदर्य विघातक मतलब सौंदर्य को नष्ट करने वाले, सौंदर्य विघातक तत्व हैं। ये मान्यता किसकी है? दंडी की है। क्या था कि दोष शून्य यानी जिसमें दोष ना हो और गुण अलंकार से युक्त वाणी हो तो वो किसके समान है? कामधेनु के समान है। और दोषयुक्त रचना अगर कोई कवि करता है तो वो उसकी मूर्खता को प्रकट करता है। और आगे क्या कह रहे हैं ये? इनकी आगे मान्यता है कि गुण काव्य की संपत्ति है ना, और सौंदर्य विधायक तत्व है। गुण क्या है? काव्य की संपत्ति है, और जो गुण होता है वो क्या करता है? सौंदर्य विधायक तत्व है, सुंदरता लाता है, किसी भी कविता में सौंदर्य को बढ़ाता है। और दोष उसकी विपत्ति है। काव्य की संपत्ति किसको माना इन्होंने? गुण को काव्य की संपत्ति माना और दोष को काव्य की विपत्ति माना है। और इन्होंने क्या कहा कि दोष जो होते हैं वो क्या है? सौंदर्य विघातक तत्व है, यानी सौंदर्य को नष्ट करने वाले हैं, है ना, ये सौंदर्य के विपरीत है, जो कविता की सुंदरता को नष्ट करते हैं। इस प्रकार की इन्होंने व्याख्यायित किया काव्य दोष को दंडी ने। बढ़ेंगे आगे, हम देखेंगे वामन की क्या मान्यता रही है, और वामन के साथ ही साथ हम देखेंगे दो कवियों को, दो आचार्यों को, और एक मम्मट और एक विश्वनाथ। नंबर 4 हम देखेंगे वामन। वामन के मत से आप परिचित होंगे क्योंकि ये अक्सर भरत मुनि के विपरीत है। सिर्फ भरत मुनि के मतों का खंडन किया है इन्होंने, जो आप काव्य गुण में भी देख चुके हैं। तो भरत मुनि का मत क्या था ये आप पीछे देख ही चुके कि गुण क्या कहते हैं? दोष के विपरीत है। तो वामन उसी का खंडन करते हैं, कहते हैं नहीं, दोष जो है क्या है? गुण के विपरीत है। तो बस यही देखना है ना। वामन की धारणा, या सीधे लिखेंगे आप, इनकी धारणा भरत मुनि के विपरीत है। यहाँ नोट ही कर देता हूँ किस धारणा पे इन दोनों का विवाद है। इनकी धारणा भरत मुनि के विपरीत है, भरत मुनि के विपरीत है। अब हम दोनों की धारणा यहाँ लिख लेंगे। भरत मुनि ने क्या कहा है पहले ये देख लेंगे। भरत मुनि, इनकी धारणा क्या है? ये कहते हैं क्या कि गुण दोष के विपरीत होते हैं। दोनों एक साथ लिख लेंगे, याद रहेगा। गुण दोष के विपरीत होते हैं। इतनी बार ये चीजें बोल चुका कि हो सकता है आपको याद हो गई हो। और वामन क्या कहते हैं? ये नहीं, दोष, दोष के बाद आप कामा लगाएंगे, गुण के विपरीत होते हैं, गुण के विपरीत होते हैं। तो ये है टोटली इनका, जो इन दोनों की लड़ाई चल रही है ना, इनके मतों का खंडन किए गए। नंबर 2, या इनकी अगली क्या मान्यता है? डायरेक्ट देखेंगे, गुणालंकार के आदान एवं दोष के हान से, गुणालंकार के आदान अथवा या फिर एवं, एवं दोष के हान से। हान का मतलब क्या है? कहते हैं ना हानि हो गई, है ना, तिरस्कार से। यहाँ हान का अर्थ किससे लगाएंगे आप? नुकसान का तिरस्कार से लगाएंगे। किसी का तिरस्कार करना, किसी को इग्नोर करना, है ना, हमेशा यूज करते हैं आप लोग, भाई मुझको इग्नोर किया जा रहा है। तो गुणालंकार के आदान एवं दोष के हान, ये हा है, नहीं तो आप घान मत लिख लीजिएगा, है ना। हान से काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है,
काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है। सौंदर्य उत्पन्न होता है। ये गुण अलंकार के आदान प्रदान से, यानी लेने से गुण अलंकार के, यानी उसको एक्सेप्ट करने से, और जो दोष है उसका तिरस्कार करने से, यानी दोष को हटाने से क्या होता है, सीधी सी बात है, काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होगा ही होगा। एक इनकी सूक्ति है, वो हम यहीं लिख लेंगे। गुण विपर्ययात मनोदोषा। सूक्ति क्या है? गुण विपर्ययात्मानो गुण विपर्ययात्मानो दोषा। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं वामन। गुण के विरोधी तत्वों को दोष कहते हैं। ये इसका हिंदी अर्थ हो गया। यानी गुण के जो विरोधी तत्व हैं उनको क्या कहा जाता है? दोष कहा जाता है। या आप सीधे सीधे देखेंगे तो दोष क्या है? गुण के विपरीत होते हैं। क्या लिख लेंगे आप? गुण के विरोधी तत्वों को हम क्या कहते हैं? दोष कहते हैं। ठीक, ये हो गया हिंदी अर्थ। तो इसी के साथ वामन की जो मान्यता थी वो होती है समाप्त। उम्मीद करता हूँ दंडी को आप नोट कर लिए होंगे। बढ़ेंगे हम आगे और हम देखेंगे कि मम्मट की क्या मान्यता है। मम्मट कहते हैं कि जो काव्य की रसानुभूति में बाधक हो, मुख्यार्थ का जिससे अपकर्ष हो, घटित हो, है ना, सेम वही चीजें हैं जैसे कि दंडी ने कहा था, है ना। जो चीजें नुकसानदायक हैं, काव्य का सौंदर्य जो नष्ट करती हैं, वो सीधी सी बात है दोष है। सेम वही चीज है, बस थोड़ा सा घुमा के कहा है मम्मट ने, जिससे मुख्य अर्थ को समझने में हमें कठिनाई होती हो, वही काव्य दोष। तो नोट कर लेंगे एक बार। नंबर 5 हम देखेंगे मम्मट को। इसको देख रहे हैं मम्मट को। जो काव्य की रसानुभूति में बाधक हो, जो काव्य की रसानुभूति में बाधक हो, जो काव्य की रसानुभूति में बाधक हो, मुख्यार्थ का जिससे अपकर्ष हो। मुख्यार्थ का जिससे क्या हो? अपकर्ष हो, उत्कर्ष ना हो, अपकर्ष हो। अपकर्ष मतलब नीचे गिरना, है ना, किसी चीज का वैल्यू कम होना। मुख्यार्थ का जिससे अपकर्ष हो, जिसके द्वारा किसी उक्ति के मुख्यार्थ को समझने में कठिनाई आती हो। जिसके द्वारा किसी उक्ति के मुख्यार्थ को, किसी उक्ति के मुख्यार्थ को समझने में कठिनाई आती है। समझने में कठिनाई आती है। वही दोष है। वही क्या है? दोष है। कौन कह रहा है? मम्मट। जो काव्य की रस की अनुभूति में बाधक हो, यानी काव्य को जो रस है उसका अनुभव कर लेने में जो हमें बाधा उत्पन्न करते हो। मुख्यार्थ का जिससे अपकर्ष हो, यानी जो मुख्य अर्थ है वो हमें ना मिल पाए, जिसकी वजह से मुख्यार्थ से हम भ्रमित हो सकें, किसी दूसरी दिशा में जाएं, थोड़ा बहुत, है ना, डिस्टर्ब करे जो मुझे, जिसके द्वारा किसी उक्त के मुख्यार्थ को समझने में कठिनाई हो, ठीक? वो क्या है? दोष है। उम्मीद करता हूं कि वामन को आप नोट कर चुके होंगे।
तो मम्मट के बारे में बस इतना ही था, और इनका एक संस्कृत श्लोक है वो हम देख लेंगे, जो सेम यही अर्थ प्रकट करता है। मुख्यार्थ हति निर्दोषो, क्या है? मुख्यार्थ हति निर्दोषो, ये एक साथ है। मुख्यार्थ हति निर्दोषो रसस्व मुख्यस्तदयाश्रयाद्वाच्य, मुख्यस्तदया मुख्यस्तदया त्रयाद्वाच्य, त्रयाद्वाच्य। अगली लाइन है इसकी, उभयोपयोगिनः, उभयोपयोगिनः स्युः शब्दाद्य, स्युः शब्दाद्य तेन तेष्वापि सः, तेन तेष्वापि सः। ये है इनका पूरा संस्कृत का श्लोक, जो सेम यही अर्थ प्रकट करता है। मुख्यार्थ हति निर्दोषो रसश्च मुख्यस्तदया आश्रय द्वाच्य उभयोपयोगिना स्युः शब्दाद्या तेन तेष्वापि सः। ठीक, आगे हम देखेंगे विश्वनाथ के बारे में। विश्वनाथ, ठीक, जो मुख्यार्थ को प्रकट करने में बाधा उत्पन्न करे, है ना, जो मुख्य वाक्य है जिससे हमारे मुख्यार्थ का अपकर्ष हो, जो चीजें हम ऊपर देख चुके हैं, ठीक, वो क्या है? दोष कहे जाते हैं। जो काव्य की रमणीयता में अपकर्ष हो वही दोष है, एक लाइन में इनकी परिभाषा है। जो काव्य की रमणीयता में, यानी काव्य के सौंदर्य में, जो काव्य की रमणीयता में, जो काव्य की रमणीयता में अपकर्ष हो वही दोष है। अपकर्ष हो वही दोष है। वही क्या है? दोष है। ये परिभाषा किसने दिया है? विश्वनाथ ने दिया है। संस्कृत में इन्होंने क्या कहा? दोषा तस्यापकर्ष का, दोषास्तस्या अपकर्ष का। ये दोषास्तस्या अपकर्ष का, ये सूक्ति जो किसने दिया है? विश्वनाथ ने, है ना। दोष क्या है? जो रमणीयता में अपकर्ष पैदा करे। आगे हम देखेंगे अग्नि पुराण कार के बारे में, बस यही हमारे लास्ट होंगे। अग्नि पुराण कार, इनकी क्या मान्यता है? काव्य में उद्वेग उत्पन्न करने वाले को दोष कहते हैं। इन्होंने कहा कि काव्य में जो उद्वेग उत्पन्न करते हैं वो दोष है। काव्य में उद्वेग उत्पन्न करने वाले को काव्य में उद्वेग उत्पन्न करने वाले को दोष कहते हैं। ये किसकी मान्यता है? ये है हमारे अग्नि पुराण कार की।
संस्कृत में इनका क्या कथन है ये देख लेते हैं, एक लाइन का। काव्य उद्वेग जन को दोषा, बस यही है। काव्य दोनों साथ साथ इसलिए लेके चल रहे हैं ताकि आपको यही साथ साथ मिल जाए और आप आसानी से समझ पाए, है ना। काव्य उद्वेग जन को दोषा, तो ये था दोष, जो विभिन्न आचार्यों ने अपने अपने अनुसार इसे परिभाषित किया था। ठीक। मम्मट ने क्या कहा, जो रसानुभूति में बाधक हो, मुख्यार्थ का जिससे अपकर्ष हो, जिसके द्वारा किसी उक्त के मुख्यार्थ को समझने में कठिनाई आती हो, वही दोष है। संस्कृत में क्या कहा इन्होंने, मुख्यार्थ हति निर्दोषो रसश्च मुख्य तदयाश्रयाद्वाच्या उभयो उपयोगिना शिव शब्दाद्या तेन तेष्वापि सह। विश्वनाथ की क्या क्या मान्यता है इसमें, तो जो काव्य की रमणीयता में अपकर्ष हो वही दोष है। दोषास्तस्य अपकर्ष का। अग्नि पुराणकार की क्या मान्यता है, तो काव्य में उद्वेग उत्पन्न करने वाले को द्वेष कहते हैं, काव्य उद्वेग जन को दोषा। तो ये जो परिभाषा थी वो यहीं पे होती है समाप्त। अब हम सिर्फ ये देखेंगे कि विभिन्न आचार्यों ने कितने दोष माने हैं, और इसी के साथ हम करेंगे काव्य दोष को समाप्त। तो आप एक हेडिंग डालेंगे, विभिन्न आचार्यों के अनुसार काव्य दोषों की संख्या, है ना। तो अब हेडिंग आप डाल लीजिएगा, हम डायरेक्ट लिखेंगे किसने कितने दोष माने हैं। तो हेडिंग क्या डालेंगे आप, विभिन्न आचार्यों के अनुसार काव्य दोषों की संख्या। उसके बाद आप लिखेंगे नंबर 1 भरत मुनि। भरत मुनि ने काव्य दोषों की कितनी संख्या मानी है, 10 मानी, 10 काव्य दोष। अब ये 10 काव्य दोष कौन कौन से हैं, इनको हम देख लेंगे। अगूढ़, अर्थांतर, अर्थहीन। अगूढ़ है, बोल देता हूं, अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर लीजिएगा। एक तो हो गया अगूढ़, एक अर्थांतर, अर्थहीन, चौथा है भिन्नार्थ, और पांचवा है हमारा एकार्थ। ये 5 हो गए। बाकी जो 5 है वो आप देखेंगे, अभिलुप्तार्थ, न्याय से अपेत, उसके बाद विषम, विसंध, शब्द, च्युत। ये 5 हो गए, है ना। तो ये हो गए 10। कौन कौन से, पहला अगूढ़, दूसरा अर्थांतर, तीसरा अर्थहीन, चौथा हमारा भिन्नार्थ, पांचवा एकार्थ, छठा है अभिलुप्तार्थ, सातवां है हमारा न्याय से अपेत, और आठवां है विषम, नौवां है विसंधि, और 10वां है शब्द च्युत। ठीक। तो ये थे टोटल 10 काव्य दोष भरत मुनि के। आगे देखेंगे नंबर 2 हम देखेंगे दंडी। दंडी ने काव्य दोषों की संख्या 11 मानी है। कितना मानी है, 11 मानी है। आगे देखेंगे हम वामन। वामन ने कितना माना है, दोषों की संख्या 20 माना है। इनका वही हाल है जो उससे कि 20 गुण माने। कैसे, मूलतः तो 10 ही थे, बट उसको उसकी जो मान्यता थी उसको 2 भागों में इन्होंने डिवाइड कर दिया, 10 शब्दगत कर दिया और 10 अर्थगत कर दिया। तो सेम उसी प्रकार से जिस प्रकार से गुण को डिवाइड किया वैसे दोष को भी इन्होंने डिवाइड किया। तो टोटल इनके गुण की संख्या कितनी हो गई, 20। 20 काव्य दोष। ठीक, ये हो गए। अच्छा, ये जो 20 काव्य दोष है इसमें क्या है, 10 शब्दगत हैं और 10 अर्थगत हैं। 10 शब्दगत है प्लस 10 क्या है, अर्थगत है। ये चीज, एक चीज और, इन्होंने ये जो 20 काव्य दोष हैं, दोषों को जो है 4 भागों में डिवाइड किया। तो दोषों के कितने भेद किए इन्होंने, 4 भेद किए। यहीं आप लिखेंगे 4 भेद, है ना। ये 4 भेद कौन कौन से थे, हम ये देख लेंगे। पद दोष, पदार्थ दोष। एक तो था पद दोष, दूसरा था पदार्थ दोष, तीसरा था इनका वाक्य दोष, और चौथा था इनका वाक्यार्थ दोष। ये किसकी मान्यता है, किसके बारे में देख रहे हैं हम, वामन के बारे में। वामन के बाद हम बढ़ेंगे आगे, नंबर 4
हम देखेंगे मम्मट। मम्मट ने दोष कितने माने? 3 प्रकार के माने। मम्मट 3 प्रकार के दोष माने। 3 प्रकार के दोष या दोषों को मान्यता दिया या मान्यता दी। मम्मट 3 प्रकार के दोषों को मान्यता देते हैं। अब ये 3 प्रकार के दोष कौन कौन से हैं हम यहीं पे देख लेते हैं, है ना। शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष, और यही 3 मूल माने भी जाते हैं। इन्हीं के आधार पर आगे दोषों का वर्गीकरण भी किया जाता है ना। दोष आगे कई सारे हैं, जैसे कि श्रुत कटुत्व दोष, है ना, और बहुत सारे हैं, तो कितना हम बहुत ज्यादा विस्तृत नहीं जाएंगे। आगे है जैसे कि हमारा च्युत संस्कृत दोष, श्रुत कटुत्व दोष, ये सब तो महत्वपूर्ण दोष है, लगभग 11-12 है या और भी ज्यादा होंगे, तो उतनी दूर हमें जाने की जरूरत नहीं है। शब्द दोष, दूसरा क्या है इनका? अर्थ दोष और रस दोष। अर्थ दोष और क्या है? रस दोष। ये मूल है 3। ठीक, इन्हीं के आधार पर दोषों को और अधिक भागों में, कई भागों में डिवाइड किया जाता है, जिसमें अधिक पदार्थ दोष हो गए, न्यून पदार्थ दोष हो गए, बाकी जो हमने दो आपको बताया है ना, च्युत संस्कृत दोष हो गया, ये सारी चीजें इसमें आती हैं, तो उतना ज्यादा डीपली हम नहीं जाएंगे। नंबर 5 हम देखेंगे भामा के बारे में। भामा ने भी 3 प्रकार के दोषों को मान्यता दी। भामा कितना मानते हैं? 3 प्रकार के दोषों को मान्यता देते हैं। 3 प्रकार के दोषों को मान्यता देते हैं। मान्यता देते हैं, और ये 3 प्रकार के दोष कौन कौन से हैं हम ये देख लेंगे। पहला है हमारा सामान्य दोष। अगला हमारा है वाणी दोष, और इसके बाद हमारा क्या है? अन्य दोष। ये 3 दोष को 3 भागों में, 3 क्राइटेरिया में डिवाइड करते हैं कौन? भामा। और इसी के साथ हम दोष को करेंगे समाप्त, है ना, क्योंकि ये जो हम आपसे बता रहे हैं कि संदिग्ध दोष हो गया, पुनरुक्ति दोष हो गया, ग्राम्यत्व दोष हो गया, अश्लीलत्व दोष हो गया, क्लिष्टत्व दोष हो गया, न्यून पदत्व हो गया, अधिक पदत्व दोष हो गया, दूसरा या श्रुति कटुत्व दोष हो गया, अक्रमत्व दोष हो गया, स्वशब्द वाक्य दोष हो गया, तो ये सारे दोष आगे चल के इन्हीं में से निकल के डिवाइड होते हैं और सबको अलग अलग परिभाषित किया गया है। इतना ज्यादा डीपली जाने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। अगर जाना है तो आप बुक से पढ़ सकते हैं, अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कभी अगर टाइम मिला तो हम जरूर इन सारे दोषों को एक साथ लेके आएंगे। बट अभी के लिए बस इतना ही, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए, ताकि मुझे भी अच्छा लगता रहे। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। धन्यवाद।